सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की। तो कंपनी अकाउंट जैसा कि आपको पता होगा एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। फाइनल एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का वेटेज है इसकी। तो चलिए आगे इसमें डिस्कस करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले तो थोड़ा सा समझने के लिए हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी की जो फॉर्म होती है बिजनेस करने की, जैसे कि बिजनेस करने की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। बिजनेस फॉर्म्स, तो जैसा कि आपको पता ही होगा, लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और कुछ सोसाइटीज़ होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म होती हैं बिजनेस करने की। एक फॉर्म होती है कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी की जो नेसेसिटी है, या कह लीजिए जो पर्पस है, पर्पस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस अंडर a कंपनी। ऐसा क्यों है कि रीज़न क्या है कि हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करके या कंपनी को ही रजिस्टर करके तभी हम अपना बिजनेस करें। पार्टनरशिप करके भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप में भी तो बिजनेस कर सकते हैं। कंपनी की जो नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट कहाँ से शुरू हुई है, तो इसका आंसर हमें मिलता है यहाँ से। नंबर 1, सबसे पहला ये क्या काम करती है कंपनी, जो लायबिलिटीज ऑफ ऑनर to be limited by forming a company। अच्छा, इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आया सर, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, तो असल में होता क्या था कि हम जैसे कोई बिज़नेस करते थे, जैसे पार्टनरशिप करते थे, तो अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई हमारे ऊपर, जैसे कोई कस्टमर या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हमारे ऊपर अगर केस करती थी, हमने लेट सपोज पार्टनरशिप के अंदर 10 लाख रुपए एज अ कैपिटल लगाया हुआ है कुछ पार्टनर्स ने, लेकिन उसने केस कर दिया हमारे ऊपर 10 करोड़ रुपए का। तो अगर थर्ड पार्टी केस को विन करती थी तो उस केस में सभी पार्टनर्स को मिल कर के उसको 10 करोड़ रुपए देने पड़ते थे। वो ये नहीं कह सकते थे कि हमने तो बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं तो हम 10 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे। नहीं, उनको जितना आउटसाइड से क्लेम हुआ है या जितने आउटसाइडर ने लायबिलिटी जनरेट करी है, उतना ही उनको अमाउंट पे करना पड़ता था इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम आने लगी थी, तो उन्होंने क्या काम किया,
जो बिजनेस के रिस्क को डाइवर्ट करने के लिए या लिमिट करने के लिए बिजनेस के रिस्क को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी शुरू कर दी। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लायबिलिटीज़ होती थी ओनर्स की, जो उसके ओनर बनते थे कंपनी के, या जिनको शेयर होल्डर आप जानते होंगे, तो उनकी लायबिलिटी हो जाती है लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से, कंपनी फॉर्म करने से। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि जो भी ओनर कंपनी के होते हैं या जो शेयर होल्डर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्स टू मैक्स जितनी उन्होंने कैपिटल कंपनी में कंट्रीब्यूट की है सिर्फ उतने तक लिमिटेड है। उससे आगे उनसे ना तो पैसे लिए जा सकते हैं और ना ही किसी केस में उनको इन्फोर्स करके उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है कि नहीं आपको इससे ज़्यादा पे करने हैं। तो एक तो रीज़न ये था। एक दूसरा रीज़न भी था कि फॉर स्टार्टिंग a large scale business, लार्ज स्केल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि एग्जाम्पल सीमेंट कंपनी कोई भी सीमेंट कंपनी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ लाख या कुछ करोड़ से काम चल जाएगा। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जब जाके एक सीमेंट कंपनी इस्टेब्लिश हो पाती है, क्योंकि उसके प्लांट एंड मशीनरी ही इतने महंगे होते हैं, उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो छोटे अमाउंट से स्टार्ट किए ही नहीं जा सकते। तो एक तरह से आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्री बेस्ड कंपनी है, ये इंडस्ट्री बेस्ड कंपनी होती है। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री को ये रिप्रेजेंट कर रही है ना, एक टेक्सटाइल में अगर कोई कंपनी होगी तो डिफरेंट इंडस्ट्री के जो कंपनियां होंगी, वहाँ पे लार्ज स्केल पे अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कंपनी की। उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो लार्ज अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी लोगों को एक साथ एक कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, ताकि जितना भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होंगे वो सभी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कंपनी के। और दूसरा, उसके ऊपर एक तरह से कंपनी कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से कर पाती है, क्योंकि ये जो कंपनी बनती है ये एज अ कंपनी एक्ट के अंदर बनती है। हमारे यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 है, जिसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट दिए हुए हैं, जिसमें सभी कंपनीज को उसके अकॉर्डिंग ही ऑपरेशन करने होते हैं। चलिए जी, ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं कि सर जी एक नाम बड़ा आता है इसमें, शेयर्स। व्हाट इज शेयर? शेयर्स कैपिटल क्या है? तो देखो बच्चों, इसमें होता क्या है कि लेट्स सपोज ये एक बैलेंस शीट है, रुपीज इन करोड्स। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आपने देखी होगी, इस साइड में कैपिटल होती है। तो मान लीजिए कैपिटल हमें जो चाहिए वो 1000 करोड़ की चाहिए, कोई XYZ लिमिटेड के लिए। हमें कंपनी कर रहे हैं सीमेंट की, मान लीजिए
और उसमें हमें ज़रूरत है 1000 करोड़ की कैपिटल की। जब इतनी कैपिटल आ जाएगी तो इस तरफ ऑटोमेटिकली बैंक भी आ जाएगा, ऑब्वियस है ना। कैपिटल इतनी हो जाएगी तो बैंक इतना हो जाएगा, बैंक में पैसे, फिर उस पैसे से हम अपनी जो भी असेट्स होंगी वो ख़रीद लेंगे, और क्या नाम है, उसके बाद जो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसमें भी अमाउंट एक साइड में साइड कर देंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो इतनी कैपिटल को अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड डेड इनटू पार्ट्स। Let's suppose the value of one part, इसको पार्ट ना कह करके अब टेक्निकली समझिए, इसी को ही शेयर कहते हैं। शेयर इज इक्वल टू ₹100। अब एक पार्ट की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू, शेयर मतलब हिस्सा, तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप, उसकी वैल्यू रख दी ₹100। तो टोटल जो शेयर कैपिटल बनी, यानी कि सभी छोटे छोटे पार्टों की कैपिटल का जो वैल्यू बनी वो बनी 1000 करोड़। और नंबर ऑफ पार्ट्स कितने में, नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए। अगर हम ये निकालना चाहें कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, तो टोटल वैल्यू कितनी है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो वो जी निकल गए आपके सीधा सा 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10 करोड़, 10 करोड़ शेयर्स हो गए। तो ये ही बन गया हमारा शेयर, और ये बन गए नंबर ऑफ शेयर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई शेयर्स कैपिटल, मतलब पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स की कैपिटल। चलिए जी, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं कि आगे इसमें क्या क्या होता है। तो आगे अब मैं जैसे आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, शायद दिखा नहीं था तो अब नोट कर लीजिए। ये एक बैलेंस शीट एज्यूम कर लीजिए। शेयर कैपिटल 1000 करोड़, रुपीज़ इन करोड़, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, द वैल्यू ऑफ वन शेयर दिस वन, एंड द नंबर ऑफ पार्ट्स ब्रैकेट में यानी कि शेयर्स 1000 ये डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल टू 10 करोड़। ठीक है जी। तो अब मैं आगे इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें आगे अब आपको क्या देखना है कि आपको समझ में आया होगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो जो मीनिंग होती है इसकी, वो मीनिंग आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये इसकी एक मीनिंग अब आप कंपनी की मीनिंग समझ पाएंगे कि कंपनी किसे कहते हैं। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। तो ये कंपनी लॉ में रजिस्टर होती है। इनकॉर्पोरेट का मतलब तो वैसे टेक्निकली 4 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी यहाँ पे जो मतलब है वो, या जो मीनिंग है यहाँ पे, वो रजिस्टर है। तो हमारे इंडिया के अंदर जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 है, तो उसमें जो भी रजिस्टर होंगी वो सभी कंपनियां हैं। ओके, अगला पॉइंट है, इट इज़ एन लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, और सेपरेट अपने ओनर से अलग। आपने अभी तक यही तो सीखा था कि अपने ओनर से जो बिजनेस होता है बिल्कुल अलग होता है, नोन एज ओनर्स के बारे में बताया है कि नॉन यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स। चलिए,
एनी इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ अ मेंबर, मेंबर कह लीजिए, ओनर कह लीजिए, या सही मायने में यहाँ पे जो वर्ड होता है वो शेयर होल्डर ही होता है। तो शेयर होल्डर डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपनी। ये उस सेंस में आपको समझाने चाह रहे हैं कि जैसे पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में पार्टनरशिप जैसे डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी कंटिन्यूटी में रहती है। कैपिटल इज, अब अगला पॉइंट है, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स नोन एज शेयर्स। और इसकी जो कैपिटल होती है वो डिवाइड होती है पार्ट्स में, जिसको हम शेयर्स के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इजी है, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम अब आगे चलते हैं। समझने वाली बात जो है इसमें वो ये है, बस थोड़ा सा ये वाला पॉइंट और देख लीजिए जी। अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज, इसमें कितने टाइप्स की कंपनी होती है? एक होती है वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी नंबर 1, नंबर 2 प्राइवेट कंपनी, नंबर 3 पब्लिक कंपनी। तो वैसे एक्चुअली जब हमारे यहाँ पे पहले जो कंपनी एक्ट था 1956, उसमें क्या था कि सिर्फ 2 ही तरह की कंपनियाँ अलाउड थी, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, ये 2013 वाले न्यू एक्ट के अंदर। एक्चुअली में जो छोटे बिजनेस करते हैं, अब उन्होंने रिक्वायरमेंट या उन्होंने एक अपनी इंडस्ट्री से ये डिमांड की थी कि हमारे लिए भी आप लॉ में प्रोविज़न कर दीजिए कि हम भी चाहे तो अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं कंपनी एक्ट में। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप जब अपनी बिजनेस करता है तो उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, या तो वो बिजनेस के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराए, या फिर इंश्योरेंस क्यों कराएगा, वही वाली बात हो जाती है कि अगर कोई बिजनेस पे केस करेगा या बिजनेस की कोई लायबिलिटी ऐसी हो जाती है जो कि बिजनेस की रीच से भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसकी देने की पावर से ज़्यादा हो जाती है, तब उस केस में बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने कंपनी लॉ बोर्ड के सामने या फिर जो मिनिस्ट्री है उससे डिमांड की थी कि हमारे लिए भी प्रोविज़न कर दीजिए कि हम भी वन पर्सन बेसिस पे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सके। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको अलाउ कर देते हैं, लेकिन ये सभी नहीं कर सकते, ये सिर्फ छोटे बिजनेस वाले कर सकते हैं जिनकी बहुत कम कैपिटल होती है और बहुत कम टर्नओवर होती है। जब आप पढ़ेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्या नाम है, इसमें एक चीज़ और थी कि इसको सिर्फ एक इंडियन ही इनकॉर्पोरेट करा सकता है, रजिस्टर करा सकता है, मतलब इसका ओनर जो हो सकता है वो सिर्फ एक इंडियन ही हो सकता है, कोई आउटसाइडर या फॉरेनर नहीं हो सकता जी। चलिए दूसरा पॉइंट है कि दूसरी तरह की कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? एक्चुअली में जो बड़े लेवल पे कंपनियां नहीं रजिस्टर करना चाहते, पब्लिक को अपने साथ इन्वॉल्व करना नहीं चाहते, सारी कैपिटल खुद से लगाना चाहते हैं, यानी कि नो पब्लिक, सारा पैसा खुद से इन्वेस्ट करेंगे और खुद ही उसको मैनेज करेंगे, तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनी की अरेंजमेंट है। चलिए इनको गवर्नमेंट ने बोला कि चलिए आप सारा कुछ खुद से कर लेंगे तो कर लीजिए, हमें इसमें कोई इशू नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इनके लिए जो लॉ में प्रोविज़न किया गया वो ये था कि आप अपने नाम के बाद, जैसे जो भी आप नाम चूज़ करेंगे उसके बाद आप प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को ऐड करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ABC प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड,
ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जी हाँ, पब्लिक कंपनी होती है वो जो मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट में जा कर के अपने शेयर्स को इशू करती है और पब्लिक से बोलती है कि आइए हमारे साथ मिलके इन्वेस्ट कीजिए और हम एक इस तरह की कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने जा रहे हैं और वो इस तरह का बिजनेस कंडक्ट करने जाएगी। तो जो कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, वैसे तो असल में इसमें दो केसेस हो जाते हैं, जो पब्लिक को इनवाइट करती है और दूसरा जो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है। कुछ कंपनियां पब्लिक कंपनियां होती हैं लेकिन वो उसको कंपनी को पब्लिक को इनवाइट नहीं करती हैं, अपने शेयर पब्लिक को नहीं देती हैं। वो एज अ जॉइंट एक ऐसे समझ लीजिए एक जॉइंट बहुत बड़े लेवल पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ही अपने शेयर्स इशूड कर देते हैं, वो जनरल पब्लिक को नहीं देते हैं। या फिर गवर्नमेंट की कंपनियां हो जाती हैं। तो ये मैटर एक अलग पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि इस केस में जनरली पब्लिक को इनवाइट किया जाता है और एक बड़े लेवल की कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और तीसरा पॉइंट होता है इसमें कि ये वाली कंपनियां किसी भी या किसी न किसी एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इस तरह की कंपनियां किसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, बड़े लेवल की कंपनी होती है ना। चलिए, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो थ्योरी में करना चाहते हैं आप, ताकि मैं उस पर डिटेल में एक अलग से पूरी क्लास बना सकूं। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय।